नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर, आप सबका स्वागत करती हूँ। सिलेबस PDF के मार्फत व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया गया था और साथ ही एक YouTube चैनल में मैंने आपको बता भी दिया था कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी आज जो मेरा लेक्चर बेस्ड है वो पेपर फर्स्ट तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बेस है और इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं विशेषताएं। तो इस YouTube लेक्चर पे मैं वही आपको आज बताना चाहूँगी। तो जब हम लोक प्रशासन किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही है, और जब हम तुलना की बात करते हैं तो तुलना अर्थात कम से कम 2 ऐसे परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसके बीच में हम तुलना करें। जहाँ पर एक ही विकल्प है तो उस पर तो तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन जहाँ 2 या 2 से अधिक वस्तु, संस्कृति, व्यवहार, प्रशासन और उसकी संस्थाएं, उन सब के मध्य अगर किसी चीज़ के बारे में हम तुलना करते हैं तो उस तुलनात्मक अध्ययन को ही हम तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन 2 से अधिक देशों के बीच हो सकता है, क्षेत्रों के बीच हो सकता है, प्रांतों का हो सकता है, स्थानों का हो सकता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं से संबंधित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, निम्रोद रेफली ने तो कहा, तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है, अर्थात तुलनात्मक आधार पर उसका अध्ययन है, उसे जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। और ये जो फेरल हैडी हैं, उन्होंने कहा तुलनात्मक लोक प्रशासन मुख्य रूप से सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के समान है, क्योंकि जो भी सिद्धांत जब बनाया जाता है तो उसमें तुलना तो करनी ही होती है। बिना तुलना किए हम ये नहीं जान सकते कि कौन सा प्रशासन अच्छा है, कौन सा सिद्धांत अच्छा है और कौन सा नहीं है, और सिद्धांतों में क्या क्या कमियां हैं। उसे हम तभी उसका शोध करके कोई सिद्धांत बना सकते हैं जब हम उसी प्रकार की व्यवस्था का अन्य देशों के संदर्भ में भी हम तुलना करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिना तुलना के तो हम कोई भी सिद्धांत निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इन परिभाषाओं के आधार पर ही तुलनात्मक लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे कहते हैं कि ये एक नई शाखा है तुलनात्मक। देखने में यह है कि अगर हम बहुत पहले के समय के अध्ययन को अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ किसी भी वस्तु का वर्णन कर दिया जाता था, उसकी तुलना नहीं की जाती थी। जब तुलना नहीं की जाती है तो उस व्यवस्था में सुधार भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है वो लोक प्रशासन की एक नई शाखा है, ये एक नूतन अवधारणा है और इसमें 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक संगठनों, देशों, व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करने से संबंधित है। विश्लेषण अर्थात कि जब 2 व्यवस्थाएं एक जैसी होती हैं तो हम उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी व्यवस्था इसमें ज़्यादा अच्छी है। परंपरागत सिद्धांतों के आधार पर के स्थान पर वैज्ञानिक विधि को अधिक बल दिया जाता है और तुलनात्मक लोक प्रशासन में विशिष्टता के स्थान पर सामान्यीकरण को बनाने का भी प्रयास किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन में कि एक दूसरे से ये प्रभावित होते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अर्थात प्रेरणा पाने के लिए भी प्रयास रहता है प्रशासन, क्योंकि तुलना की जाती है। तुलना जब की जाती है तो ये देखा जाता है कि दूसरे देशों में वह उसी प्रकार की व्यवस्थाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही हैं, और हमारे यहाँ वही व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या हम सुधार करें जिससे कि हम उस प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक कुशलतापूर्वक संचालित कर सकें। तो ये तुलनात्मक उस पर ही संभव हो पाता है।
और कुछ और भी विशेषताएं भी हैं जो कि विभिन्न विद्वानों ने दिया है। जैसे मैरिनो के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन पर उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है उस पर व्यवहारवाद मतलब सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बल्कि बाद में जो सुधार हुआ है उसको भी अपनाने का प्रयास दिखाई देता है। इसमें सिद्धांत और निर्माण की इच्छा भी इसमें प्रशासन में दिखाई देती है। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत उसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से हम अपने प्रशासन को और अधिक बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से और वर्तमान में तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंध जो भी विद्वान हैं उनका मुख्यतः विकासशील देशों पर ही वो केंद्रित हैं। उनका ये है कि किस तरह से विकासशील देशों में और परिवर्तन संशोधन करके और उसमें सुधार लाया जा सकता है। अब इसी के आधार पर हम कुछ इसके उद्देश्य बता सकते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के। उसमें पहला उद्देश्य ये बता सकते हैं कि विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, पद्धतियों, कार्यप्रणाली, संरचना तथा नीतियों का अध्ययन करके सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या करना संभव हो जाता है। तो इसलिए भी इसका ये एक तरह से लक्ष्य हम कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं, दोनों ही को ही। और दूसरा इसका जो उद्देश्य बताया गया है वो ये है कि प्रशासकीय व्यवहार में विभिन्न राष्ट्रों, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं तथा पर्यावरण का विश्लेषण एवं व्याख्या करना। और इसी तरह से है विभिन्न प्रशासनिक सुधारों को भी समझने का प्रयास करना और वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाने के भी प्रयास करना। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इसी उद्देश्य से तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा को अपनाया गया। अब हम ये समझ लें, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये अवधारणा है क्या। अवधारणा किसी विचार या किसी वस्तु के सार से संबंधित सिद्धांत को कहते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा कोई पुरानी अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका उदय तो कुछ समय पहले ही हुआ है। और इसका प्रारंभिक जो प्रारंभ हुआ है इसका, उसको हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से ही इसको अपनाया गया है। और इसी अवधारणा के संबंध में रॉबर्ट जेंक्सन ने भी ये कहा है कि प्रशासनिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिनका व्यवस्थित विश्लेषण तथा अध्ययन किया जा सकता है तथा उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। और ये भी इन्होंने बताया कि प्रशासन के क्षेत्रों में जो भी पद्धतियां और कार्यप्रणाली अपनाई जाती है उनका संस्कृतियों तथा राष्ट्रों के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। और तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हें विभिन्न व्यवस्थाओं में लागू भी किया जा सकता है। इसी संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन के लिए F.W. रिग्स की जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं अपने, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं: आदर्शात्मकता से अनुभव मूलक उन्मुखता, और विशिष्टता से सामान्य परकता, और तीसरा है गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय। इन तीनों का तात्पर्य ये है कि आदर्शात्मकता से अनुभव मूलक उन्मुखता, अर्थात कि आदर्श तो प्राप्त करने वाली चीज़ होती है, तो श्रेष्ठ होता है, शिखर होता है, और उस शिखर तक पहुंचने के लिए कई व्यवहारिक कदम उठाने होते हैं। तो जो व्यवहारिकता है उससे प्रशासन को देखना चाहिए। आदर्श ही होता है। और दूसरा रिग्स ने ये बताया कि जो भी विशिष्ट है उसको सामान्यीकरण किया जाना चाहिए। सिद्धांतों का निर्माण हमेशा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। और गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय मतलब हमें ये देखना चाहिए कि परिस्थितियाँ क्या हैं। सिर्फ किताबों में कोई अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के जो व्यवहारिक है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। और इन्होंने ये बल दिया कि कोई भी तुलनात्मक जब लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, किसी भी लोक प्रशासन का 2 देशों या 2 राष्ट्रों के मध्य जब किया जाता है, तो उसमें परिस्थितियों को समझने पर बल दिया जाना चाहिए।
तो इस तरह से ये अवधारणा है जिसमें कि रिग्स की जो अवधारणा है, उन 3 सिद्धांत दिए हैं, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसके विषय में भी रॉबर्ट डाल का मानना है कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का दावा खोखला ही बना रहेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जब तक कोई भी अध्ययन तुलना करके विभिन्न देशों के राष्ट्रों के मध्य में जब तुलना नहीं की जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए इन्होंने कहा कि जब तक तुलना नहीं की जाएगी तब तक उसका कोई वो नहीं है, उसका व्यावहारिकता स्पष्ट नहीं हो सकती है। हम किसी भी अच्छी व्यवस्था को मानने की स्थिति में नहीं हो सकते। इसलिए विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी तरह से रॉबर्ट टी टॉम्लिंस्की ने भी गोलेम्बिस्की ने भी तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 विषय वस्तुओं को रेखांकित किया है। वो 3 विषय क्या हैं? ये ध्यान केंद्रित करने वाली योग्य विषयों या मुद्दों को महत्व देता है, कि मतलब जो भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, उन मुद्दों को देखता है। दूसरा ये देखता है कि जो परिणाम दे सकने वाले प्रयास हैं उसको भी इम्पोर्टेंस देता है। वो इम्पोर्टेंस कहते हैं कि जो प्रयास हमारे राष्ट्रीय विकास को बढ़ा सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं, उस पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो इन्होंने अपना विषय वस्तु बताई, ये थीम बताया, वो ये कि उपागम या अध्ययन पद्धतियों को अपनाने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो इस तरह से जो तीनों विषय वस्तु हैं उनका तुलनात्मक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, व्यापकता देने के लिए अनिवार्य है, जिससे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से हम अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी प्रकृति महत्वपूर्ण है। और क्षेत्र, इसके बाद हम क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपको PDF दिया हुआ है, पूरा अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ समझाने का ही उद्देश्य है। इसके क्षेत्र के संबंध को भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो विश्वव्यापी है। ये बृहद स्तरीय हो सकता है अध्ययन, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि का तुलनात्मक अध्ययन बृहद स्तरीय है। इसको बृहद स्तरीय प्रशासन के अंतर्गत या बृहद स्तरीय अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें कि इन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मध्य स्तरीय अध्ययन मानते हैं। मध्य स्तरीय अध्ययन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी एक देश के प्रशासनिक तंत्र का दूसरे देश के प्रशासनिक तंत्र से अध्ययन, जैसे भारत की नौकरशाही या लोक सेवाओं का ब्रिटेन की लोक सेवाओं से तुलना करना, या भारत के स्थानीय प्रशासन प्रणाली का फ्रांस की नगरीय शासन से तुलना करना, ये मध्य स्तरीय अध्ययन कहलाता है। लघु स्तरीय अध्ययन में हम मान सकते हैं कि जैसे हड़ताल करना, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, तो इन सब का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वो लघु स्तरीय अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत जो है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही देखा जा सकता है कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबसे अच्छी व्यवस्थाएं क्या हैं, उन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जा सकता है। कार्य की प्रकृति की दृष्टि से तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र के कुछ प्रकार ऐसे हो सकते हैं। जैसे क्षेत्र के बारे में हम अगर उसको संकुचित रूप में या संक्षिप्त में बताना चाहें तो तुलनात्मक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जो कि 2 देशों के मध्य होता है। अंतर्देशीय हो सकता है, जो कि देश के अंदर ही एक ही देश में 2 संस्थाओं जैसे रेलवे बोर्ड और रिजर्व बैंक का आपसी अध्ययन किया जाए। यह अंतः सांस्कृतिक हो सकता है, जिसमें कि लोक सेवकों का जनता से व्यवहार, अर्थात मतलब अंदर ही, अपने देश के अंदर ही उसका तुलनात्मक अध्ययन करना। समसामयिक या संकर सामयिक भी अध्ययन किए जा सकते हैं, जैसे भारत की जापान में से तुलना की जा सकती है, आज के मौर्य काल से तुलना की जा सकती है आज के भारतीय प्रशासन की। और इस तरह से कह सकते हैं कि ये बहुकालात्मक विश्लेषण भी हो सकता है, समसामयिक भी हो सकता है, संकर सामयिक भी हो सकता है। तुलनात्मक अध्ययनों में विकसित और विकासशील जो अत्यंत पिछड़े देशों के मध्य भी अध्ययन किया जा सकता है।
और या ये हो सकता है कि अंतः संरचनात्मक, अंतः संस्थागत, अंतर्विधायी या अंतः पर्यावरणीय अध्ययन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है वो वर्तमान समय के देखते हुए काफ़ी प्रासंगिक है। तुलनात्मकता के बिना किसी भी व्यवस्था को अच्छा नहीं सिद्ध किया जा सकता। जब हम तुलना ही नहीं करेंगे तो हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि कौन सी व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आज तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व, इन सब के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया है। आप इसका अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।